नमस्कार। आज हम जानेंगे कि नेता है जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। यानी चंद्रशेखर आज़ाद चर्चा में इसलिए बने हुए हैं कि जब मानसून सत्र चल रहा था तो मानसून सत्र में जब सारे लोगों जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब बात कर रहे थे तो वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कहा गया था कि जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, स्पेशली जो 5000 सरकारी स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है, मर्जर यानी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इनके द्वारा एक योजना लाया गया और इनके द्वारा दलील दिया गया कि जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों की जो संख्या कम है उसको बंद किया जाएगा और उसको मर्जर किया जाएगा। यानी मोटा मोटी आप मान लीजिए कि मर्जर किया जाएगा, यानी विलय किया जाएगा। तो विलय में क्या है कि इनके द्वारा मांग उठाई जा रही थी कि जब ये सरकार कर रही है तो गरीब बच्चों का क्या होगा, जो दलित पिछड़े घर के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं उनकी शिक्षा का क्या होगा। बाकी इनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था पे भी कटाक्ष किया गया था कि क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा है और स्पेशली जो पूरे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था पे भी इनके द्वारा कहा गया कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है कि अमीर का बच्चा अलग पढ़ेगा, गरीब का बच्चा अलग पढ़ेगा। और जाति पे भी इनके द्वारा कहा गया, जाति पे इनके द्वारा ये कहा गया कि जो अनुसूचित जातियां हैं इनके द्वारा ये कहा गया कि जो स्कूली व्यवस्था पे भी इनके द्वारा चर्चा किया गया था। क्योंकि जो जर्जर हालात में जो स्कूल हैं, क्योंकि हुआ है कि जो सदन चल रहा था तो सदन के गेट पे दो नेता अपने हाथ में 2 पोस्टर लिए खड़े थे और उसमें मांग किया गया था कि कब तक गरीब घर के बच्चे मारे जाएंगे। जो सरकारी स्कूल हैं, जो इनकी जर्जर व्यवस्था है, जो जर्जर व्यवस्था के कारण जो बिल्डिंग गिरता है, जो बिल्डिंग गिरने से जिन बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि राजस्थान का एक क्षेत्र है वहाँ पे सरकारी स्कूल गिरता है और स्कूल गिरने की वजह से 4 बच्चों की तुरंत इमीडिएट मौत हो जाती है। 27 से ज़्यादा बच्चे घायल थे। अब अभी ये देखना पड़ेगा कि 27 में से क्या कुछ बच्चे मरे हैं कि जिंदा हैं, क्योंकि ये सरकारी व्यवस्था को बताता है। और सरकार ये कह रहे थे कि सरकार का रवैया कोई बताता है। सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि जो बच्चे गिर के मरे उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। आखिर ये सरकार लापरवाही कर क्यों रही है, क्योंकि इनको द्वारा ये भी कहा गया कि जब तक प्राइमरी स्कूल में गरीब गुरबा और जो अमीर घर के बच्चे हैं जब सब एक साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक ये देश की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इनके द्वारा कहा गया था, बहुत पहले भी कहा गया था कि जितने भी MP MLA हैं, जैसे विधायक है, सांसद हैं, प्रधानमंत्री, कोई भी भारत की सर्वोच्च पद पे हो या प्रशासनिक व्यवस्था पे हो या राजनीतिक रूप से संलग्न हो, जो भी समाज के जो पब्लिक सेक्टर में हो, जो भी एक लाभ के पद पे हो, उन सबका बच्चा जब तक प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक देश की शिक्षा नहीं सुधरेगी। इनके द्वारा मांग किया गया था कि प्राइमरी टीचर का भी बच्चा उसी में पढ़ेगा, विधायक जी का भी लड़का उसी में पढ़ेगा और जो सांसद है उनका भी बच्चा उसी में पढ़ेगा और DM साहब का भी लड़का उसी में पढ़ेगा। जब तक ये लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक ना स्कूल सुधरेगा, ना स्कूल की व्यवस्था सुधरेगी। ये कह क्यों रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद? इनका बात जायज़ इसलिए है, चंद्रशेखर आज़ाद को ये पता है कि जो CBSE है, CBSE के लिए अलग पैटर्न है, ICSE बोर्ड बनाया गया उसके लिए अलग पैटर्न है, जो स्टेट बोर्ड बनाया गया उसका अलग पैटर्न है। तो इसी पे इनके द्वारा कहा गया कि जो पैटर्न, जो सरकारी सिस्टम जो क्रिएट किया गया है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि गरीब का बच्चा का सिलेबस अलग है, दलित पिछड़ों का जो बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में उसका सिलेबस अलग है, और आप अपने जब इतना ही अच्छा है तो आप अपने लिए CBSE क्यों बना रहे हैं और ICSE बोर्ड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनके द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया। और सच बात है, आप देखेंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो सबको पता है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने कौन जा रहा था। आप देखेंगे तो 99% जो बच्चे जाते हैं SC ST OBC के बच्चे जाते हैं। और स्पेशली जो उसमें भी अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 80% जो दलित जाति हैं, जैसे भंगी हो गए, पासी हो गए, दुसाध हो गए, पासवान हो गए, चमार हो गए, इनके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इनके बच्चा का जीवन खराब होगा, इसलिए सरकार इनके द्वारा कहा गया था। जब दुनिया के शिक्षा के बारे में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा ही बोल रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। तो जब आप दुनिया की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप देखेंगे तो सोचिए, अमेरिका जैसा देश उस गरीब का बच्चा, प्रधानमंत्री का भी बच्चा, राष्ट्रपति का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है और गरीब घर का जो नाली साफ़ करता है उसका भी लड़का उसी स्कूल में पढ़ता है। तो ब्रिटेन और जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे सोच के देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य सबके लिए एक है। जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए एक नहीं होगा तब तक देश कैसे सुधरेगा? ये ब्रिटेन और अमेरिका, इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका लोकतंत्र है, तो लोग हंसते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ऐसा ही अमेरिका नहीं बना है। अमेरिका हर वर्ग का प्रतिनिधित्व के बारे में ख्याल रखता है कि यहाँ पे ट्रांसजेंडरों का प्रतिनिधित्व क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा, महिलाओं में भी जो महिलाएं जो ज़्यादा पिछड़ी हैं उनका क्या होगा। तो इसी आधार पर भारत में अभी आरक्षण का प्रावधान किया गया था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व कैसा होगा, जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जाती हैं उनका क्या होगा, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं उनका क्या होगा। अब हम लोग चलते हैं संविधान का दलील इनके द्वारा क्यों दिया गया था।
चंद्रशेखर आज़ाद यही कह रहे थे कि जो संविधान का 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21 का क रखा गया और इसमें कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार होगा और नैसर्गिक अधिकार होगा। यानी जो पहले जो शिक्षा का अधिकार था मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया था। कारण ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था सही नहीं थी। तो अर्थव्यवस्था जब सही हो गया तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन क्या आप सोच के देखिए क्या फॉलो होता है? अनिवार्य शिक्षा तो जोड़ा गया लेकिन उसमें गुणात्मक शिक्षा जोड़ना कितना ज़रूरी था, क्योंकि सरकार एक गुणात्मक शिक्षा जोड़ देती तो टीचरों का गले का फंदा बन जाता और शिक्षक लोग जवाब नहीं दे पाते। अब सोच के देखिए कि आज शिक्षा में जोड़ दिया जाए कि अनिवार्य शिक्षा तो है, उसमें गुणात्मक शिक्षा क्वालिटेटिव एजुकेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, आज उसको जोड़ दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि टीचर लोग का गला बच जाएगा? टीचर लोग चैन से सो नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार को पता था कि शिक्षा देना ही क्यों, शिक्षा का प्रावधान दे दिया ना, बस दे दिए मतलब दे दिए। क्योंकि सरकार को रेगुलेशन करना है तो प्राइवेट पे करे, प्राइवेट पे रेगुलेशन है ही नहीं। सोच के देखिए कि प्राइवेट में इतना लूटा जाता है कि पता नहीं केजी है, नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है। आपका लड़का 5 साल ट्रेवल करेगा, यात्रा करेगा सिलेबस में, तो 1 क्लास में जाएगा। तो क्या सरकारी शिक्षा खराब है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, तो लेकिन सरकार नहीं दे रही है। बाकी इनके द्वारा ये कहा गया कि जब प्रावधान किया गया तो इसमें इनके द्वारा दलील दिया गया कि इसमें जो सरकार के द्वारा योजना लाई गई थी, फिर इसमें 2009 का भी इनके द्वारा दलील दिया गया था। ये कहते हैं कि 2009 में जो नीति लाई गई थी इसमें कहा गया था कि हर 1 किलोमीटर पर स्कूल की व्यवस्था की जाएगी और सरकार को इस पर ध्यान देना था। लेकिन सरकार के द्वारा ध्यान दिया भी गया था, लेकिन जब बंद हो जाएगा तो जो 3 किलोमीटर गरीब घर का लड़का कैसे जाएगा? जब स्कूल का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो गरीब घर के बच्चे नहीं जा पाएंगे। तो इसके बारे में इनके द्वारा कहा गया और इस पर सच बात है। दूसरी बात है इनके द्वारा, और दूसरी बातें भी, तीसरी बात भी जोड़ सकते हैं कि ना केवल सरकार की गलती है, इसमें लोगों की भी गलती है और समाज की भी गलती है। टीचरों का ये कहना है कि बच्चे यहाँ पे आ नहीं रहे तो हम पढ़ाएं कैसे, और परिवार का ये कहना है कि वहाँ पे गुणात्मक शिक्षा है ही नहीं तो हम पढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न अलग है, प्राइमरी का पैटर्न अलग है। तो लोग इसीलिए बच रहे हैं कि एक घर में कोई अभिजात, गाँव में कोई अभिजात वर्ग के लोग हैं, घर में भी जोड़ के देखिए तो उनका लड़का पढ़ रहा है क्वालिटेटिव एजुकेशन, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, तो लोगों को हीनता ही नज़र आ रहा है कि जो हम अपने बच्चों को क ख क्यों सिखाएंगे। तो समस्या है, सबसे इसमें आसान तरीका यही हो सकता है सरकार के लिए कि इस पैटर्न सेम कर दे कि गरीब घर का, गरीब, चमार, भर, दुसाध, जितने भी निम्न जातियाँ हैं, ओबीसी जाति हैं, जो 16 जातियों में भी जो ईडब्ल्यूएस कोटा में जो जातियाँ आती हैं, उनका भी बच्चा, और जो सीबीएसई में पढ़ रहा है, सीएसई में पढ़ रहा है, उसकी भी शिक्षा एक होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा जब एक होगी तभी तो आप कंपटीशन कराएंगे, जो हेल्दी कंपटीशन कहा जाता है। आप सोचिए समाज में अगर ट्रांसपेरेंट अगर कंपटीशन कराया जाए तो एक व्यक्ति हैं, एक एग्ज़ाम में एक बच्चा आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आ रहा है, एक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आ रहा है, तो उसका शिक्षा का स्तर क्या होगा? बाकी सरकार को ध्यान दें। आम आदमी पार्टी के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, संजय सिंह के द्वारा, उनके द्वारा तो स्कूल चलो का अभियान चलाया जा रहा है। और पाठशाला वाला जो हमें मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, आम आदमी पार्टी को जो नेता संजय सिंह, इसमें पुरजोर उनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। कांग्रेस यानी समाजवादी पार्टी के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, उसके द्वारा तो पाठशाला भी शुरू किया गया है, यानी जो पीडीए पाठशाला का कंसेप्ट लाया गया है। तो इससे लोक कल्याण नहीं हो सकता। आप सोचिए कोई व्यक्ति पीडीए पाठशाला खोल दे कितना दिन तक, क्योंकि शिक्षा देना सरकार का काम है, किसी राजनीतिक पार्टी का शिक्षा देना काम नहीं है। तो इस पर पहल सरकार को करनी चाहिए। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है, क्योंकि जो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में क्या है कि कुछ विषय राज्य का होता है, कुछ विषय केंद्र का होता है, क्योंकि संविधान में जो राज्य हैं, राज्यों को विषय दिया गया था, ना कि संविधान दिया गया था। क्योंकि अमेरिका में हर राज्य का संविधान अलग है, झंडा अलग है, भाषा अलग है, उसका करेंसी अलग है, उसकी न्यायपालिका अलग है, प्रशासनिक व्यवस्था अलग है। क्योंकि न्यायपालिका में तो वहाँ पे ऐसा है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो 9 बजे तक उसको कैसे भी करके हाजिर कर दिया जाता है। तो वहाँ का हर व्यवस्था अलग है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अमेरिका से भी कंपेयर नहीं कर सकते, चाइना से भी नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं सरकार इस पर कौन सी नीति अपनाती है।